ये 80-80 करते थे। हम सोचते थे कि चलिए 60 तक हम लाएंगे इनको। 33 का वो इनको होश में लाने का थोड़ा काम किया है कि पुरानी पेंशन सबको आवश्यक है और पुरानी पेंशन तत्काल बहाल किया जाए। जब ये सत्ता में आए तो उस पेंशन को भूल गए। इस सरकार की जो योजनाएं हैं केवल डाटा पूरा करना, और हम 80,000-90,000 तनख्वाह पाते हैं। ये बेचारे जो है 9,000, निश्चित रूप से 9,000 बहुत की कम धनराशि है। शिक्षा मित्रों के साथ जो हुआ वो 40,000 पा रहे थे, वो समायोजित हो चुके थे। हमारे विभाग में रिक्तियाँ भी हैं, तो इनको शिक्षक, पूर्णकालिक शिक्षक बनाया जाए। हमारी सरकार से ये मांग है, इनको नियमित किया जाए। चौथे चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान आना शुरू हुआ, हिंदू मुस्लिम आरक्षण और ये ले लेंगे वो ले लेंगे, मंगलसूत्र भैंस, तो ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अभी कोई प्राइवेट फर्म वाला, कोई कंपनी वाला इससे कम वेतन दे दे तो आप उसका चालान कर देंगे, आपके इंस्पेक्टर कर देंगे। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के, शिक्षकों की समस्याएं लगातार बनी हुई है। कर्मचारी और शिक्षक लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो जाए। और जो इस वक्त पे सबसे ज़्यादा पीड़ित है वो शिक्षक है, क्योंकि उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि स्थानांतरण की समस्या, ईएल और सीएल की समस्या, और भी बहुत सारी समस्याएं। और इसको लेकर लगातार ये शिक्षक सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार न जाने क्यों इनकी बातों को अनदेखा करे, इनकी बातों को सुन नहीं रही। यहाँ तक कि इनका मुद्दा तो इतना ज्वलंत है कि विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, हर जगह पे इनका मुद्दा उठाया गया, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो जवाब देने में नाकाम रहा है। अब हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं। सर, ओपीएस का मुद्दा लगातार उठाया गया है, विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ साफ तौर पे कहा नहीं गया है। तो आप इशारा समझ सकते थे उनकी बातें किस तरफ थी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव में जब उत्तर प्रदेश का शिक्षक, उत्तर प्रदेश का कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक जब एक साथ होकर और 10 में से जब वो एक हटा देगा, तब भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को समझ में आएगी कि हमको आगे क्या करना है। अभी हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में हमारी जितनी अपेक्षा नहीं थी, ये 80-80 करते थे। हम सोचते थे कि चलिए 60 तक हम लाएंगे इनको, 60-50 तक ला सकते हैं। लेकिन जो रिजल्ट आया 33 का, वो इनको होश में लाने का थोड़ा काम किया है। और ये उपचुनाव इनको ठीक करेगा। और उत्तर प्रदेश में 2026 में पुरानी पेंशन भी बहाल होगी। और टैबलेट का एजेंट पुनः बोतल से बाहर जब निकलेगा तो उसको भी हम लोग देखने का काम करेंगे। हम लोग योजना बना चुके हैं जी। यहाँ पे इतने सारे शिक्षक आए, इकट्ठा हुए और लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन आपने देखा अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आए, इन लोगों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। आश्वासन के तो लंबे समय से मिलता आ रहा है, लेकिन कुछ एक पुख्ता बात इन लोगों से ऐसी कह दी जाए जिससे थोड़ा आसान्वित हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से सभी शिक्षक परेशान, इस तरह से यहाँ पे बैठे हैं। अनुदेशकों का धरना चल रहा है परियोजना कार्यालय के सामने। इनकी समस्याएं हैं। 11 साल से ये 7,000 के मानदेय पर नियुक्त हुए थे। बढ़ते बढ़ते 7,000 में 2,000 बढ़ा, 9,000 पे हैं ये। आज की डेट में 9,000 की कितनी कीमत है आप सबको पता है। हमारे विद्यालय में, हमारे कैंपस में हमारे साथ पढ़ाने का काम ये अनुदेशक करते हैं। और हम 80,000-90,000 तनख्वाह पाते हैं। ये बेचारे जो है 9,000, निश्चित रूप से 9,000 बहुत की कम धनराशि है। इनके मानदेय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और उसके पहले इनको नियमित करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को, चूँकि ये योग्य लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ट्रेंड ग्रेजुएट हैं, इनके पास अनुभव है, इनसे शिक्षक का पूरा काम लिया जा सकता है। और ये करते भी हैं। हमारे विभाग में रिक्तियाँ भी हैं, तो इनको शिक्षक, पूर्णकालिक शिक्षक बनाया जाए। हमारी सरकार से ये मांग है, इनको नियमित किया जाए। सर, लगातार ये देखा गया कि ये लोगों का ये कहना है कि ये पहली ऐसी सरकार बनी है जिसने रिकवरी किया है, जिसने मानदेय को बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया है। लेकिन जब भी बात उठती है तो ऐसा कह दिया जाता है कि हमने 3500 से 10,000 कर दिया। शिक्षा मित्रों की बात आती है तो अभी अनुदेशक से बात कर रहे थे तो बातें निकल कर सामने आई कि 2,000 इनको दिया गया, लेकिन इनका लगभग 1450 काट भी लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई? देखिए, ऐसा है कि सरकारों की जो नीयति है वह कभी भी शिक्षक हित में, शिक्षार्थी हित में, शिक्षालय हित में नहीं है। इस सरकार की जो योजनाएं हैं केवल डाटा पूरा करना है। कागजी डाटा पूरा कर दीजिए, कागज़ का पेट भर दीजिए, बस हो गया। अगर इनका जरा सा भी इस पे ध्यान होता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 में इनके द्वारा ही कहा गया था कि हम अनुदेशकों को 17,000 देंगे मिनिमम।
लेकिन इन्होंने नहीं दिया और उसको घटा दिया, और उसमें भी कुछ पैसे इन्होंने 13,000 के आसपास उनका रिकवरी किया। वही हाल शिक्षा मित्रों का है। शिक्षा मित्रों के साथ जो हुआ वो 40,000 पा रहे थे, वो समायोजित हो चुके थे। देखिए, माननीय न्यायालय जो बात कहते हैं, माननीय न्यायालय की तरफ से कभी भी ऐसी बातें नहीं आती। उन्होंने तदर्थ शिक्षकों के मामले में भी कहा, अनुदेशकों के मामले में कहा, शिक्षकों के मामले में कहा कि यह चूँकि मामला जो वित्त से होता है तो उसको नीतिगत मानते हुए सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं कि हम आपको निर्देशित करते हैं कि आप सरकार के पास SLP करें, अपना प्रत्यावेदन करें। तो जब सरकार के पास प्रत्यावेदन जाता है और माननीय न्यायालय ने आपको सर्वोच्च बता दिया, तो अब तो आपको फैसला लेना है ना, और आप ही डिसाइड करते हैं। अभी 1 अप्रैल 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा डिसाइड किया गया है वेतन, जिसमें अकुशल कर्मी जो हैं उनका अधिकतम 17,000 है, न्यूनतम 10,000 है। जो ट्रेंड ग्रेजुएट हैं उनका न्यूनतम 24,000 है, अधिकतम 32,000 है। ये आपके प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया है। अभी कोई प्राइवेट फर्म वाला, कोई कंपनी वाला इससे कम वेतन दे दे तो आप उसका चालान कर देंगे, आपके इंस्पेक्टर कर देंगे, और आप अपने ही संस्थाओं में इस तरह का शोषण कर रहे हैं। लिखते हैं कि मिनिमम 24,000 देना चाहिए और दे रहे हैं 8,740 रुपये, दे रहे हैं 10,000 रुपये। तो ये सब चीज़ें जो सरकारों में चल रही हैं ये उचित नहीं है। और इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज हमको जहाँ तक समझ में आता है, सरकारें वोट की चोट से मानती हैं। जैसा कि अभी साई जी ने बताया, हमारे पेंशन के मुद्दे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि यह मामला नीतिगत है और मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है, मैं केंद्र सरकार को निर्देशित कर रहा हूं, साथ ही आपको निर्देशित कर रहा हूं कि आप अपनी अपील राज्य सरकार के पास दें। और हम लोगों को राज्य सरकार के पास अपील दिए 2 साल हो गया, राज्य सरकारों ने नहीं चेता। जब यही चुनाव चल रहा था, पश्चिम से कुछ आवाज़ें आईं, चौथे चरण में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान आना शुरू हुआ, हिंदू मुस्लिम आरक्षण और ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, मंगलसूत्र भैंस, तो ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और चौथे चरण से हम लोग चैतन्य हुए। हम तो तमाम कई बार कहे, कई मंच पर कहे कि हमारे यहाँ 5वें और 6वें चरण में बनारस से लेके गोरखपुर, सिद्धार्थनगर से लेके मिर्ज़ापुर, ये सब मिला के 27 सीटें थीं, और हम लोगों ने तय कर लिया था कि 27 में 7 इनको मिलेगी, 20 हमारे आंदोलन को मिलेगा। और वो हुआ। वो होते ही हमको ख्याल है कि 4 जून को रिजल्ट आया, 28 जून को आदेश आ गया, 24 दिन में। 25 को मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर 25 को मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर दिया, 26 को पहला आदेश, 28 को परमानेंट आदेश। तो ये तो करना होगा। और ये सरकारें कौन ऐसी हैं जो कि परमानेंट रहने के लिए आई हैं? किसी ने सोचा था कि नेहरू जी का कभी अंत होगा, इंदिरा जी का कभी अंत होगा? अभी जो कल हुआ आपके पड़ोसी देश में, आप देख लीजिए। तो इन सरकारों के प्रति इतना निष्ठावान नहीं होना चाहिए। जो सरकारें सही से काम न करें, कम से कम शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे न काम करें, उन सरकारों को हटा देना चाहिए। सर, लगातार ये बात कही जा रही है कि शिक्षकों की समस्याएं बनी हुई हैं, और आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे शिक्षक हैं, फिर चाहे शिक्षा मित्र हो या बेसिक शिक्षा के शिक्षक हो या फिर अनुदेशक हो, सबकी समस्याएं बनी हुई हैं। और अब तो सरकार ये बात भी नहीं कह सकती कि हमारे तक बातें नहीं पहुँच रही, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन इतना ज़्यादा तेज़ होते हैं कि सरकार तक चीज़ें पहुँचती हैं, तो सरकार इस बात को नकार नहीं रही सकती है कि उनको बातें नहीं पता है। तो आपको क्या लगता है किस वजह से आखिर ये समस्याएँ हल नहीं हो पा रही? सत्ता में जब बैठते हैं तो सत्ता का इन लोगों को गुरूर हो जाता है। जब यही हमारे मुख्यमंत्री जी सत्ता में नहीं थे, सांसद हुआ करते थे गोरखपुर से, तो उन्होंने पुरानी पेंशन के लिए लिखा था मनमोहन जी को कि पुरानी पेंशन सबको आवश्यक है और पुरानी पेंशन तत्काल बहाल किया जाए। जब ये सत्ता में आए तो उस पेंशन को भूल गए, और आज जब कर्मचारी और शिक्षक धरना दे रहा है फिर भी उनकी आवाज़ को वह नहीं सुन रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आने वाला समय इनको पुनः सिखाएगा कि आप सत्ता में काबिल रहने लायक नहीं हो, और पुनः सत्ता से जब बेदखल हो जाएंगे तो इनको पुनः याद आएगा और फिर वही बात करेंगे कि नहीं, ये काम होना चाहिए। तो सत्ता के चाल और चरित्र एक ही होते हैं, जब सत्ता में बैठे होते हैं वो मगरूर हो जाते हैं। तो इसलिए सत्ता में बैठे लोगों को, हम लोगों को सिखाना है कि आप सत्ता में बैठने लायक नहीं हो। तो
सभी कर्मियों का यही कहना है कि सरकार इनकी आवाज़ को नहीं सुन रही है, लेकिन सरकार को वोट की चोट की खबर उनको पता है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में देखा गया कि किस तरह से वोट फॉर ओपीएस जैसे प्रोग्राम चलाए गए और रिजल्ट आपके सामने, और कर्मचारियों का और शिक्षकों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर उनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं तो 2027 में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं मुदिल का, आप देख रहे हैं अटल टीवी।